नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। की स्टडी विद श्लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी ज़रूरत की, आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लगभग सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। और आज इस सीरीज़ में मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार कुछ स्पेशल इस चैनल पर कर रहा हूँ। तो उस स्पेशल की सीरीज़ में रीजनिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज देखिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं यूपी स्पेशल सीरीज। यूपी स्पेशल की सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे थे बहुत लोगों ने ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि यूपी स्पेशल सर, यूपी स्पेशल की एक सीरीज दे दीजिए, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है बहुत लोगों का, और उसमें क्योंकि यूपी से रिलेटेड स्टेट लेवल का एग्जाम होगा और उसमें यूपी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होंगे। तो आज इसी सीरीज में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए यूपी स्पेशल सीरीज में। आज मैं कुछ यूपी से रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा, जिसमें यूपी का भौगोलिक इतिहास क्या है, किस तरीके से यूपी बना, और यूपी की सीमाएं कितनी होती हैं, कितने राज्य हैं, किस तरीके से। मैं मैप के माध्यम से भी आप सभी को बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। आप लोग समझेंगे यूपी स्पेशल में क्या क्या मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं आपको वही चीज दूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी। अदर कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। और स्पेशल सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग मैं आपको 5 से 6 इसके वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और 6 वीडियो में ही पूरा यूपी, आप अगर 6 वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वैसे ही आपको मिलेंगे कि कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो आज मैं यूपी स्पेशल की सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो यूपी स्पेशल में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, यूपी का इतिहास क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी में भारत की बात, और भारत में, क्योंकि भारत में जो लगभग 28 राज्य हैं, उन राज्यों में ही एक आपका यूपी है। और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो भारत में यहां से अगर हम देखेंगे तो अगर भारत की ये सीमा, जैसे ये आपका भारत है, तो यहां अगर आप ये देखेंगे तो ये हिस्सा लगभग यहाँ यूपी होता है, और यूपी के पड़ोसी राज्य, कुछ पड़ोसी राज्य भी होते हैं, और ये हिस्सा आपका यूपी में आता है। तो यूपी की अगर हम बात करें तो अगर इसकी भौगोलिक इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर यूपी की हम बात करें तो कुछ स्पेशल चीजें बताने से पहले मैं यूपी का मैप ड्रॉ करूंगा और मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैप से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी और किस जगह पे क्या लोकेशन होगी, कौन सा जनपद कहां पे है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। तो यूपी के बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यूपी के मैप की बात करते हैं। अगर यूपी के मैप की हम बात करें तो सबसे पहले कि यूपी के जो मैप की कुछ लोकेशन है वो इस तरीके से है। अगर हम यूपी के मैप की बात करें, कुछ थोड़ा सा नीचे बन रहा है, यहां से ड्रॉ करते हैं। अगर यूपी के मैप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैप के कुछ सिचुएशन, कुछ पोजीशन ऐसे आती है। ये मैं यूपी का मैप बना रहा हूं। कुछ बिल्कुल हूबहू तो उस तरीके से नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ वैसा ही बनाने की कोशिश है। ये यहां से ये ऐसे। अगर इसकी हम बात करें, ये आपका है उत्तर प्रदेश। देखिए मैप इसलिए बनाया है कि मैप से बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर बात करते हैं हम मैप की तो ये देखिएगा, हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो तो इससे मत घबराइएगा, लेकिन बहुत चीजें यूपी का, जैसे भौगोलिक इतिहास है, भौगोलिक स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की आपकी, कि गोलार्ध में कैसी स्थिति होती है। तो अगर इस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो हमारा होता है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन होता है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार यूपी जो है आपका, वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार आपका जो
यूपी है यानी उत्तर प्रदेश, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसकी सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति जो होती है उसकी जो यूपी की है वो आपकी 23 डिग्री 52 मतलब 23 डिग्री 52 नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 21 नॉर्थ, ये आपकी जो है ये अक्षांशीय स्थिति है। यूपी की जो अक्षांशीय स्थिति है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है और ये आपकी है अक्षांशीय स्थिति। ये यूपी की अक्षांशीय स्थिति है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो अक्षांश में सबसे पहले अगर बात करते हैं देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो ये अक्षांशीय स्थिति होती है। और अगर हम बात करते हैं जब देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो देशांतरीय स्थिति क्या होती है आपकी 77 डिग्री 31 मिनट ईस्ट, मतलब ई से लगा करके 84 डिग्री 34 मतलब 77 डिग्री 3 ईस्ट से लगा करके ये 84 डिग्री 3 नॉर्थ नहीं ईस्ट, ये भी ईस्ट होगा। ये आपकी ये डायरेक्शन होती है। यहाँ पे कुछ जगह आपको 3 मिलेगा और कुछ जगह 3-4 भी मिल सकता है। तो ये सिचुएशंस होगी आपकी देशांतरीय स्थिति की। तो ये स्थिति, अब मैं इसको अगर क्लियर कर देता हूं तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूपी की तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये थोड़ा सा एकदम मैप मैंने बनाने की कोशिश की है, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, 19-20 हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यूपी जो आपका है उत्तर प्रदेश ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरी अगर बात करते हैं तो जो इसकी अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वो 23 डिग्री 52 नॉर्थ से लगा करके ये 30 डिग्री 21 नॉर्थ, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। अगर ये अक्षांशीय स्थिति है, देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दूसरा इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अगर हम जो इसकी देशांतरीय स्थिति है वो थोड़ा छोटा हो गया, 77 ईस्ट से लगा करके 84 ये 3 या 3-4 ये आपको लिखा मिल सकता है। मतलब यहाँ पे या तो ये लिखा होगा या ये लिखा है, ये दोनों अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा मिलता है। तो ये स्थिति है आपकी, ये उत्तरी गोलार्ध के बाद में ये अक्षांशीय स्थिति है और ये देशांतरीय स्थिति है। यूपी की स्थिति ये कैसी है। अब अगर हम यूपी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। और यूपी में सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश से पहले पूर्व में कुछ चीजें थी तो वो क्या चीजें थी। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के गठन की बात करते हैं तो यूपी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1950। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले गठन की हम बात करते हैं कि यूपी का जो गठन हुआ, क्योंकि इससे पहले पूर्व में कई प्रांत के रूप में यूपी चल रहा था, अवध और जो है आगरा अवध इस तरीके के प्रांत करके चल रहा था। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के गठन की बात करें तो 12 जनवरी 1950, ये देखिए ये ऑफिशियल आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो डाटा है 12 जनवरी 1950, ये 12 जनवरी 1950 को गठन की घोषणा की गई थी। लेकिन जो हम लोगों के पास डॉकेट में मिलता है वो 24 जनवरी 1950 मिलता है। कि हम जो यूपी की जानकारी है, यूपी के स्थापना दिवस और यूपी की जो जानकारी है कि यूपी कब स्टेबलाइज्ड हुआ, तो यूपी की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को स्टेबलाइज्ड हुआ था। और जो 12 जनवरी जो गठन हुआ था 12 जनवरी 1950 को, लेकिन जो घोषणा हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए जो डॉक्यूमेंट में हमें मिलता है, जो डॉकेट में लिखा हुआ मिलता है, वो ये चीज मिलती है आपको 24 जनवरी 1950, ये डाटा है आपका। अगर इसकी हम बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही अब जब हम लोग है 24 जनवरी को ही आप जानते होंगे हमारा यूपी दिवस मनाया जाता है।
अगर इसकी बात करें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस ये 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर क्षेत्रफल बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि अगर हम प्रांत की बात करते हैं तो लगभग 4 से 5 प्रांतों में उत्तर प्रदेश पहले बटा हुआ था। ये आपको मैंने उत्तर प्रदेश की जानकारी दी, उत्तर प्रदेश की जानकारी दी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1836 की बात करते हैं तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था और उसकी राजधानी उस समय आगरा हुआ करती थी। जब हम बात कर रहे थे 1836 की, तो 1836 में जो था वो उत्तर प्रांत चलता था और उत्तर प्रांत में सबसे बड़ी बात थी कि उस समय भी जो राजधानी हुआ करती थी वो हमारी आगरा हुआ करती थी। और उसके बाद जब दोबारा से स्टेबलाइज हुआ और दोबारा से थोड़ा सा चेंज किया गया तो उसमें जब कुछ चीजें चेंज की गई तो उसमें 1877 में चेंज किया गया। जब 1877 में जब चेंज किया गया था तो उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा एवं अवध प्रांत की घोषणा की गई थी। आगरा एवं अवध प्रांत इसलिए क्योंकि अवध पहले पूर्व की साइड अगर हम जाते थे तो पूर्व में अवध की बात करते थे, जैसे कि लखनऊ के आगे हम बढ़ते हैं तो वहां से अवध क्षेत्र चालू होता है और एक आगरा क्षेत्र था, आगरा क्षेत्र किया गया था और ये चीजें की गई थी। उसके अलावा उत्तरी पश्चिमी प्रांत की घोषणा की गई थी। अब ये चीजें तो हो गई थी। अगर हम उसके बाद बात करें तो उसके बाद जब 1902 आया, 1902 में आया तो फिर आगरा प्रांत बनाया गया। फिर आगरा प्रांत की घोषणा की गई थी कि नहीं अब आगरा होगा, आगरा अवध के साथ में संयुक्त बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे जो होता उत्तर पश्चिम प्रांत भी साथ में चल रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे आगरा अवध संयुक्त प्रांत था। ये आगरा अवध 1902 में आगरा अवध के संयुक्त प्रांत की घोषणा की गई थी कि अब जो पूरा ये जो राज्य था अब यहाँ का जो था इसे 1902 में आगरा अवध के साथ में संयुक्त प्रांत बनाया गया। और जब इसके बाद संयुक्त प्रांत बनाया गया तो 1937 में सबसे पहले जब बात हुई तो कि अब कैसे क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है, तो फिर एक बार फिर से संयुक्त प्रांत की घोषणा की गई। जब संयुक्त प्रांत बनाया गया तो उसके बाद यहां पे जब 1937 में संयुक्त प्रांत बना दिया जाता है, 1937 में जब संयुक्त प्रांत बनाया गया, अब इसके बाद 1950 आता है। जब 1950, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1950 में यूपी स्टेबलाइज्ड हुआ था कि 1950 की बात करें तो 12 जनवरी 1950 को यूपी की घोषणा की गई थी कि यूपी एक उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में जाना जाएगा जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश। मतलब ये अलग अलग जो प्रांत थे सभी प्रांतों को मिला करके एक राज्य बनाया गया और जिसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। लेकिन ये केवल यहाँ पे ये घोषणा की गई थी कि अलग राज्य बनाया जाएगा। और जो स्टेबलाइज हुआ था यूपी वो 24 जनवरी 1950। ये 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश बन चुका था, उत्तर प्रदेश राज्य की घोषणा की जा चुकी थी कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। और जो हमारी राजधानी की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल राजधानी है वो लखनऊ है, लखनऊ हमारी ऑफिशियल राजधानी है। ऑफिशियल राजधानी का मीन्स ये है कि जब, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब यहाँ पे बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, तो इसके बाद इसके पुनर्गठन की भी बात चल रही थी कि हाँ यहाँ से पुनर्गठन किया जाएगा। और जब इसकी बात हुई तो 1 नवंबर 1956 को इसके पुनर्गठन की बात की गई। और पुनर्गठन के बाद भी उत्तर प्रदेश जो था वो लगभग आपके इस समय अगर हम बात करें तो यूपी में 75 राज्य हैं, 75 जनपद हैं। सॉरी, राज्य तो भारत में है, उत्तर प्रदेश खुद एक राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद यानी जिला है। और ये इसके पहले अगर हम बात करें, क्योंकि जब 9 नवंबर 2000 को जो यूपी और उत्तराखंड, यहाँ पे आपके उत्तराखंड की सीमाएं हैं, क्योंकि अभी मैं ये केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात कर रहा हूं और भौगोलिक स्थिति की बात। इसके बाद कौन से राज्य थे, कहां से इसकी सीमाएं छूती हैं, कौन सा राज्य कहां पे है,
उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, जो भी आपके इसके पूर्वी जनपद है और आपकी जो भी है, जैसे यहाँ पे पूर्वी जनपद आ जाएगा आपका, ये साउथ जनपद होगा, यहाँ पे आपका वेस्ट होगा, यहाँ पे आपका नॉर्थ लोकेशन में कौन सा है, तो ये सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे 75 जनपद थे और जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अलग हुआ लगभग 13 जनपद लेकर के, तो उस समय जो यहाँ पे स्थिति थी वो लगभग 88 जनपद हुआ करते थे जब यहाँ पे ये घोषणा हुई थी। और 1921 में लखनऊ राजधानी थी, ये 1921 में बनाई गई थी, जो 1950 में पूर्ण रूप से कर दी गई थी कि पूर्ण रूप से अब लखनऊ ही राजधानी होगी। 1935, ये 1921 में आपकी लखनऊ राजधानी थी, 1950 में तो यूपी स्टेबलाइज्ड हुआ था और ये 1935 में जो है ये पूर्ण रूप से पूर्णता आपकी लखनऊ राजधानी हो गई थी। तो ये चीजें आपके लखनऊ से रिलेटेड थी कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, भौगोलिक इतिहास क्या है। भौगोलिक इतिहास में उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित था, ये आपकी अक्षांशीय स्थिति है और ये उत्तर प्रदेश की देशांतरीय स्थिति है। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले यूपी के पूर्वी जनपद और दक्षिणी जनपद की, तो अब मैं उसकी बात करता हूं क्योंकि अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं छूती हैं और देश से भी सीमा छूती है। तो ये चीजें आपकी मैंने बताई है, मैप के माध्यम से ही बताऊंगा क्योंकि मैप से चीजें ज्यादा जल्दी क्लियर होती हैं और वो चीजें आप सभी को लर्न भी रहेंगी। मतलब माइंड में एक बार जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत वो चीज मैप के अकॉर्डिंग हिट करती है कि हाँ ऐसा होगा तो ये जनपद हो सकता है। देखिए, अगर हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपद की बात करते हैं, सबसे पहले पूर्वी जनपद की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे देखिएगा बलिया है, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका पूर्वी जनपद है। पूर्वी जनपद आपका बलिया है। अगर पूर्वी की बात करें, पूरब में बलिया है और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे पश्चिम की लोकेशन में आते हैं तो यहां पे शामली, ये आपका पश्चिमी लोकेशन में है। यहां पे आपका सहारनपुर, ये उत्तर मतलब उत्तरी जनपद, और दक्षिण में ये हिस्सा ये आपका है सोनभद्र, ये सोनभद्र है, ये दक्षिणी। डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला की बात करते हैं कि सबसे पूर्वी जिला जो है वो आपका बलिया है, पश्चिमी जिला आपका शामली, सहारनपुर आपका उत्तरी जनपद और दक्षिणी जनपद आपका जो है सोनभद्र। और इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए एक चीज बहुत जरूरी है, ये तो ही मैप के अकॉर्डिंग की बात मैंने आपको जो मैप के हिसाब से बताया कि कैसे क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे कि कितने राज्यों से यूपी की सीमा छूती है, तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए यूपी जो है सबसे ज्यादा, यूपी की जो सीमा छूती है वो 8 राज्यों से। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों से टच करती है और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो एक है। अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, देखिए 8 राज्यों से जो सीमा छूती है। अब अगर 8 राज्यों की बात करें तो देखिए यहां पे सबसे, अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए यहां पे आपका उत्तराखंड है, यहां पे यूके है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अगर हम यहां बात करते हैं तो बिल्कुल ये हिस्सा जो आपका है, ये हिस्सा हिमाचल प्रदेश से आपका टच करता है। हिमाचल प्रदेश से अगर हम यहां पे नीचे आते हैं, यहां पे कुछ हिस्सा आपका इधर से नीचे अगर हम आते हैं तो वो हरियाणा से टच करता है, हरियाणा। और यहां पे देखिएगा ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका दिल्ली की लोकेशन है। और अगर हम उससे जब नीचे आते हैं तो उससे नीचे आने के बाद ये सीमा जो टच करती है वो राजस्थान, राजस्थान के बाद यहां से अगर हम बात करें, यहां पे आपका आगरा
की लोकेशन है। अगर हम यहां से बात करें तो ये हिस्सा लगभग ये यहां तक जो आपकी बात करते हैं वो आपका एमपी है। यहां एमपी से अगर हम नीचे आते हैं तो यहां पे ये हिस्सा, यहां से लगा करके ये हिस्सा, ये अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से यहां, छत्तीसगढ़ के बीच यहां से और यहां की ये आपकी झारखंड, ये और ये बिहार, इतने राज्यों से सीमा छूती है। लगभग 8 राज्य हैं। देखिए उत्तराखंड, यहां पे हिमाचल प्रदेश, यहां हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगर हम इनकी बात करते हैं, ये 8 राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये है आपका दिल्ली। देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की जो सीमा छूती है, दिल्ली जो छूता है आपका, वो आपका गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ये दिल्ली जो है ये सीमा छूता है। और एक चीज और, अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी सीमा की बात करते हैं। अगर हम सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा, जैसा कि आप देखने में आपको लग रहा होगा कि यहां से आपका ये देखिए ये हिस्सा, ये आपका मध्य प्रदेश लगता है। आगरा और मथुरा का कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में टच करता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हिस्सा देखिए, यहां से जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे छोटी सीमा, यहां पे लिख दूं मैं, सबसे छोटी सीमा जो है आपकी वो है सहारनपुर की हिमाचल प्रदेश के साथ। ये बिल्कुल देखिएगा यहां पे बिल्कुल पीक पे ये बिल्कुल थोड़ा सा टच करता है हिमाचल प्रदेश को। ये सबसे छोटी सीमा होती है सहारनपुर के साथ। और सबसे बड़ी सीमा है जो, सबसे बड़ी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी सीमा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 11 जनपद, ये 11 जनपद के साथ सीमा साझा करता है कि ललितपुर, झांसी, आगरा और यहां पे नीचे चित्रकूट, बांदा और विंध्याचल, मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, इस तरीके से करके लगभग 11 जनपद है। इन 11 जनपद की सीमाएं मध्य प्रदेश से छूती हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सीमावर्ती राज्यों को छूने की बात। तो अब हम यहां पे बात करते हैं, इस तरफ लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं जो है रफ करूंगा। सबसे ज्यादा सीमा छूने वाला, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जनपद वो है आपका सोनभद्र। ये देखिए ना, ये सोनभद्र है, ये हिस्सा पूरा ये सोनभद्र है। सोनभद्र देखिए यहां पे आपका झारखंड के साथ, यहां छत्तीसगढ़ के साथ और यहां पे आपका एमपी के साथ ये हिस्सा है। और कुछ हिस्सा यहां पे देखिए ये बिहार प्रांत में भी है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं तो ये हिस्सा पूरा सोनभद्र जो है ये लगभग बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मतलब एमपी के साथ में, ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो सबसे ज्यादा अगर सीमा की बात करते हैं कि कौन सा जनपद जो है सबसे ज्यादा जो है राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो होगा आपका सोनभद्र। अब हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां से तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपका कि राज्यों के साथ जो सीमा की बात करते हैं तो यूपी की जो सीमा है वो लगभग 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली के साथ अपनी सीमा को साझा करता है दिल्ली। और दिल्ली है जो, दिल्ली अपनी जो सीमा है केवल अकेला केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये गौतम बुद्ध नगर को आप लोग नोएडा ना समझिएगा कि नोएडा है, ये नोएडा अलग है क्योंकि नोएडा ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, तो उसी को जो है ये नोएडा अलग चीज है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जो डॉक्यूमेंटेड नाम है इसका कि दिल्ली किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के साथ। नोएडा बिल्कुल नहीं दिमाग में लाइएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आपको ऑप्शन में नोएडा जरूर दिया गया होगा।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो वो बात है यूपी सहारनपुर, जो सहारनपुर जनपद है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा को साझा करता है। और अगर हम सबसे बड़ी बात करें कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो सबसे बड़ी सीमा ये देखिए यहाँ पे सोनभद्र से लगा करके आगरा और यहाँ ऊपर मथुरा, तो आगरा मथुरा के बीच में लगभग 11 जनपद है। यहाँ प्रयागराज है, आपका बांदा है, चित्रकूट है, ललितपुर है, झांसी है, आगरा है, इस तरीके से करके यहाँ पे जो है कई जनपद हैं, लगभग 11 जनपद हैं। तो 11 जनपद के साथ एमपी अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये सबसे बड़ी अगर राज्य की सीमा की बात करते हैं तो वो एमपी के साथ है। अब सबसे ज्यादा राज्यों के साथ कौन सा जनपद जो है सीमा साझा करता है, तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अगर हम बात करें तो वो है छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ तो राज्य है, जो जनपद है वो आपका सोनभद्र है। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है सोनभद्र। ये हिस्सा आपका जो सोनभद्र है ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और बिहार, इन 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब इसके बाद अगर हम कुछ स्पेशल बात करें तो यहाँ पे बात हो गई। अब देखिए राज्यों की तो बात हो चुकी है। अब राज्यों के बाद अगर हम बात करें, राज्यों के बाद अगर हम बात करें ये तो मैंने आपको सीमाएं सारी समझाई हैं। मैप मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि मैप से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होता। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे मुझसे कांटेक्ट करके ये चीज सीख सकते हैं। देखिए अब अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात, अब यहां से देखिएगा, अगर आप मैप अपने मैप में देखेंगे, जब आप मैप फिल करेंगे तो मैप में अगर ये से यहां तक की सीमा, ये सीमा हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बिहार का भी आता है, बिहार भी कुछ प्रांत आता है, लेकिन बिहार की बात ना यहाँ करके यहाँ पे देश की बात करें, क्योंकि बिहार एक राज्य है उत्तर प्रदेश का, लेकिन यहाँ पे ये नेपाल है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे महाराजगंज लगभग 7 जनपद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यहां पे पीलीभीत के बीच में इतने लोगों के साथ में श्रावस्ती, बहराइच, इस तरीके से करके लगभग 7 जनपद हैं। 7 जनपद के उत्तर प्रदेश के 7 जनपद के साथ जो 7 जनपद हैं वो नेपाल राज्य के साथ अपनी नेपाल देश के साथ, नेपाल राज्य नहीं, नेपाल देश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। ये बहुत विशेष बात है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, क्योंकि ये स्थल सीमा है, ना कि कोई समुद्र तटीय सीमा है। तो स्थल सीमा जो है वो नेपाल के साथ साझा करता है। इसलिए नेपाल के साथ इसलिए क्योंकि नेपाल एक देश है, ना कि एक राज्य है। जैसे यहाँ पे सारे 8 राज्य थे, मध्य प्रदेश था आपका, यहाँ पे उत्तराखंड था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश था, हरियाणा था, यहाँ पे राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, ये बिहार राज्य था। बिहार राज्य की कुछ सीमा टच करती है यहाँ पे। तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के लगभग 7 जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं। इतना आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप सभी लोग अपने मैप में ये चीजें जरूर से जरूर भरिएगा, फिल करिएगा। कुछ और चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बीच में 1 मिनट के लिए मैं आपसे ब्रेक चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जब तक ये चीजें क्लियर करिए तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। इतनी चीजें आप सभी की क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी सीमा और सबसे बड़ी सीमा की बात करते हैं। तो सबसे छोटी सीमा जो थी आपको मैंने यहाँ पे बताया था
कि वो हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ सहारनपुर जनपद है। यहाँ पे केवल ये हिस्सा आपका टच करता है, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा हिमाचल प्रदेश के साथ में सहारनपुर जनपद का हिमाचल प्रदेश के साथ टच करता है। और ये आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये आपका है सोनभद्र। ये आपका 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो लगभग, अगर पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो लगभग 650 किलोमीटर, और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 240 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे बात करते हैं कि लगभग ऐसे और ऐसे ये बात करते हैं तो ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर करना है बस। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब अगर हम बात करें, देखिए पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो लगभग 650 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो विस्तार है वो लगभग कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है और उत्तर से दक्षिण कितना है। तो और उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, ये लगभग 240 किलोमीटर है। मतलब ये चीज भी क्लियर कर रखिएगा अपने माइंड में कि पूर्व से पश्चिम जो उत्तर प्रदेश राज्य का विस्तार है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण जो है वो 240 किलोमीटर है। ये लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है यूपी का। अब यूपी के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2,40,928 ये आंकड़ा है। देखिए ये 2,40,900, 2,40,925 और 2,40,927। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा दिया हुआ है, तो इस चीज पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करें तो अगर आप परीक्षा वाणी की बात करते हैं, अक्षय अगर किताबों की बात करते हो तो वाणी प्रकाशन लेते हैं और उसमें अगर हम देखते हैं तो देखिएगा उसमें अगर जो है 2,40,928, मैंने बुक के राइटर इसीलिए बताया कि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो प्रमाणिक माना गया है, जो उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा माना गया है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात है, ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है वो चौथा स्थान है। वो उत्तर प्रदेश की, यूपी की जो क्षेत्रफल, फोर्थ रैंक है। मतलब अब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से पूर्व में राजस्थान सबसे पहले पोजीशन पे है। राजस्थान सबसे पहले पोजीशन पे इसलिए क्योंकि राजस्थान का भी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अब अगर उसके बाद बात करें तो ये देखिए यहाँ पे एमपी है, ये मध्य प्रदेश है, ये यहाँ राजस्थान था, राजस्थान की फर्स्ट रैंक है और एमपी की आपकी सेकंड रैंक है। ये देखिए, और उत्तर प्रदेश की फोर्थ रैंक है। उत्तर प्रदेश की फोर्थ रैंक है क्योंकि यूपी की सीमा महाराष्ट्र के आसपास कहीं टच नहीं करती है। महाराष्ट्र जाने के लिए अगर आपको जाना है तो महाराष्ट्र के लिए आपको एमपी, एमपी के बाद यहां महाराष्ट्र की सीमा टच करती है, तो जो थर्ड रैंक है वो आपकी महाराष्ट्र है। मतलब अगर हम पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान की बात होती है तो सबसे टॉप लेवल पे जो आपका है वो राजस्थान है और फिर सेकंड पोजीशन पे आपका मध्य प्रदेश है, थर्ड रैंक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नीचे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये यूपी है। यूपी से आपको अगर मान लीजिए यूपी में यहां पे देखिएगा आपका ये लखनऊ है राजधानी, ये लखनऊ है। लखनऊ से अगर आप ट्रेन के द्वारा आप महाराष्ट्र जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद आपको मध्य प्रदेश की सीमा से जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में झांसी होते हुए, झांसी के बाद आप उज्जैन या इंदौर होते हुए और भोपाल होते हुए जाएंगे
तो आप लगभग 3 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, अपने उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र को याद करने का तरीका यही है कि महाराष्ट्र की जो रैंक है वो 3rd, और लखनऊ से महाराष्ट्र में मुंबई जाने के लिए लगभग 3 राज्यों की सीमाओं की बात होती है, तो और महाराष्ट्र 3rd रैंक पे है। 4th रैंक पे आपको ऑलरेडी यूपी है, उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। ये सबसे बड़ी बात है। इतनी चीजें आज आपकी क्लास के लिए मैं लेकर के आया था। कुछ और चीजें हैं लगभग, क्योंकि एक लेक्चर अगर बहुत बड़ा लेक्चर भी होगा तो बहुत चीजें आप लोगों के बाउंस करेंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब ज्यादा से ज्यादा अगर हम वो चीजें समझाते हैं तो बहुत चीजें एक ही उसमें हौच पौच होंगी और चीजें बाउंस करेंगी। तो यहां तक आज रखते हैं। और यूपी की जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है कि लंबाई चौड़ाई पूर्व से पश्चिम, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र, ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करती है। इन चीजों को बहुत याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। उससे पूर्व में उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, क्या राजधानी चल रही थी। राजधानी तो मैंने बीच में 1921 से ही आपको बताई कि जब लखनऊ स्टेबलाइज हुआ और लखनऊ 1921 में लखनऊ की घोषणा की गई कि लखनऊ राजधानी होगी, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में था। और 12 जनवरी 1950 को जब घोषणा की गई कि सारे प्रांतों को मिला करके उत्तर प्रदेश नामक एक राज्य बनाया जाएगा, और आधिकारिक घोषणा जो हुई थी उसकी 24 जनवरी को हुई थी। इसलिए यूपी का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी केवल आधिकारिक घोषणा हुई थी, औपचारिक घोषणा जिसको कहते हैं 24 जनवरी से पूर्ण रूप से यूपी हुआ। और 1 नवंबर 1956 को जो इसके पुनर्गठन किया गया था, पुनर्गठन में कुछ चीजें हुई। और उसके बाद ये हिस्सा जो आपका है, ये क्योंकि 13 विधानसभा सीटें ज्यादा है, 13 जनपद के साथ 9 नवंबर 2000 ये उत्तराखंड अलग हुआ था। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था। 9 नवंबर 2000 को जब ये अलग हुआ तो लगभग 13 जनपद के साथ अलग हुआ था। तो 13 जनपद के साथ जब अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश में केवल 75 जनपद रह गए, यूपी में केवल 75 जनपद रह गए। अब एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली राष्ट्रपति चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में मैंने पूर्व में 2 वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित उसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। देखिए जो 75 जनपद है, और उसमें एक चीज शायद वीडियो में है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें मतलब केवल एकल के द्वारा जो ग्रेडिंग होती है ABCD, उसमें ग्रेडिंग के हिसाब से होता है कि एक वोट तय कर दिया जाता है कि इनके वोट का मूल्य का क्या आधार है। तो 75 जनपद हैं। और अगर हम बात करें तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, ये चीज। और इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। राज्यसभा की 431 सीटें, विधानसभा की 403+1, ये 1 एंग्लो इंडियन है। देखिए ये हो गई आपकी लोकसभा में यूपी की 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, और विधानसभा में 403+1 एंग्लो इंडियन, क्योंकि एंग्लो इंडियन का पद धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इस बार के लोकसभा के चुनाव में एंग्लो इंडियन की सीट पूरी तरीके से खत्म की जा चुकी है। तो ये हुई। अब बची विधान परिषद की सीटें। अब विधान परिषद की अगर हम बात करें तो यूपी में जो विधान परिषद की सीटें हैं वो 100 हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं ऊपर, ये भी ऊपर लिख दे रहा हूं। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा 403+1 और विधान परिषद की 100 सीटें।
इन्हीं का भी हाल ही में चुनाव हुआ था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य वगैरह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी लोग लड़े हुए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और सदन उप मुख्यमंत्री, अगर आप उप मुख्यमंत्री या आप मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा या विधान परिषद, इन दो सदन में, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का आपको सदस्य होना बहुत जरूरी है। इनका कार्यकाल, क्योंकि पूर्व में भी ये विधान परिषद सदस्य थे और इनका कार्यकाल अभी समाप्त हो रहा था, तो ये दोबारा से विधान परिषद सदस्य बनाए गए हैं। तो ये विशेष जानकारी थी उत्तर प्रदेश के बारे में, जानकारी कि उत्तर प्रदेश से विशेष की सीरीज में आज पहला वीडियो मैं लेकर के आया हूं, जितनी मैक्सिमम जानकारी हो सकती थी। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और जरूरी है कि जब नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा तो अपने साथ उत्तर प्रदेश का मैप लेकर के जरूर बैठिएगा। मैप से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैप से हर राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जिला कहाँ है, ये सारी चीजें आपके मन में क्लियर हो जाएंगी और कभी भी गलत नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप मैप से पढ़ रहे हैं तो मैप से अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर एक पोजीशन क्लियर होगी, हर एक चीज। जैसे ये ललितपुर है, देखिए मैं ऐसे बता रहा हूं, ये ललितपुर है, ये आपका सोनभद्र है, ये महाराजगंज है, ये पीलीभीत है, ये आपका सहारनपुर है, नीचे शामली है, यहाँ आगरा है, यहाँ मथुरा है, यहाँ आपका गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर से नीचे है यहाँ पे हापुड़ है, यहाँ अलीगढ़ है। इस तरीके से ऐसे ऐसे पोजीशंस है। यहाँ इटावा है, यहाँ लखनऊ है, नीचे यहाँ उन्नाव है, लखनऊ से ऊपर अगर इधर बढ़ेंगे तो बाराबंकी, इस तरफ बढ़ेंगे सीतापुर, यहाँ बढ़ेंगे हरदोई। इस तरीके से यहाँ से नीचे बढ़ेंगे तो रायबरेली, यहाँ से सुल्तानपुर, उन्नाव से अगर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ कानपुर और यहाँ पे रायबरेली, रायबरेली कानपुर से आगे बढ़ेंगे तो कानपुर देहात, यहाँ नीचे आगे बढ़ेंगे तो झांसी, नहीं झांसी नहीं, यहाँ पे हमीरपुर, हमीरपुर से नीचे बांदा, और यहाँ से अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ से बढ़ेंगे फतेहपुर, फतेहपुर से आगे यहाँ पे अगर आते हैं ये यहाँ से ये, और ये यहाँ पे झांसी, झांसी से नीचे ललितपुर। इस तरीके से चीजें क्लियर होती हैं। मैं कोई भी चीज आपको, मतलब ये नहीं है, देखिए ये चीज मेरी मैप से ही क्लियर है और मैप के ही द्वारा मैं ये चीजें मुझे क्लियर है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मैप के द्वारा आप आसानी से पूरा मैप तैयार कर सकते हैं कि हाँ कौन सा जनपद की स्थिति कहाँ है। अगर सबसे छोटे जनपद की बात करें, जैसे यहाँ पे जो है संत रविदास नगर, अब उसे अंबेडकर नगर शायद उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये चीज है। और यहाँ पे भदोही, ये प्रयागराज, आपका प्रयागराज के बगल में यहाँ अगर आएंगे तो वाराणसी, वाराणसी के ऊपर जस्ट चंदौली, ठीक, चंदौली से यहाँ पे आएंगे यहाँ कौशाम्बी, कौशाम्बी से नीचे यहाँ मिर्जापुर। इस तरीके से है, पूरी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। बस आप मैप थोड़ा सा लीजिए और मैप को भरने की कोशिश करिए तो चीजें क्लियर होंगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है की स्टडी विद श्लोक। स्पेशली ये चैनल रीजनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन जब बीच में मुझे थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद सभी लोगों से डिस्कस के बाद ये तय हुआ कि इस रीजनिंग के अलावा आपकी जो है यूपी स्पेशल की सीरीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की कुछ सीरीज आपके लिए चलाई जाएगी, स्पेशल सीरीज, जो आपके एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं आपको बताऊंगा कि नहीं पूरी कॉपी लेकर के सारे नोट्स तैयार हो जाएं और पूरे नोट्स बन जाएं, तो ये चीज नहीं होगी। आपके टॉपिक, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, केवल और केवल वही चीजें आपको बताई जाएंगी। जब आप 24 तारीख को लेखपाल का अपना एग्जाम दे करके आएंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ सर ने कुछ बताया हुआ था। 5 से 6 लेक्चर, मैक्सिमम 6 लेक्चर होंगे मेरे, और 6 लेक्चर में पूरा यूपी तैयार करवा दूंगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करिएगा, स्पेशली उन लोगों को जो यूपी आपके स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी आपका यूपी टेट हो, यूपी टेट, एस्टेट और वनडे एग्जाम आपका, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, ये क्योंकि पेट वगैरह की परीक्षा होगी, पेट होगा, लेखपाल होगा, राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानून को, इनके जो भी आपके एग्जाम है यूपी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। 6 टॉपिक में आपकी सभी चीजें हो जाएंगी। आज भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद अब इसकी अगर आगे हम बात करेंगे तो थोड़ा सा प्रमुख चीजें जो होंगी, और यहाँ पे कौन से जनपद में कहाँ पे क्या फेमस है। एक दिन बात करेंगे तो सारी नदियों की बात करेंगे, एक दिन अगर हम बात करेंगे तो सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार है आपका, उन सब की बात कर लेंगे। तो इस तरीके से 6 टॉपिक में पूरा यूपी क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, क्योंकि चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।